नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दाव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात बुंदेलखंड के सियासी सूबे की। सूबे के सबसे सीनियर एमएलए इस बार मंत्री बनने से चूक गए, लेकिन उनके इलाके में पब्लिक से लेकर पॉलिटिशियंस तक उनकी पकड़ सबसे मजबूत है। उनके क्षेत्र में नगर पालिका और मंडी समितियों के चुनाव में चेयरमैनशिप को लेकर 50-50 की डील हुई है। मतलब आधे कार्यकाल एक व्यक्ति के पद पर रहेगा और बाकी बचा हुआ आधा कार्यकाल दूसरा नेता पूरा करेगा। इसी डील के तहत नेताजी के इलाके की नगर पालिका, जो उनके अध्यक्ष बनने के 44 साल बाद सामान्य हुई है, वहां की नगरपालिका अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। फिर सर्वसम्मति से दूसरी दावेदार को बाकी के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। अब मंडी समितियों के अध्यक्ष भी इसी फार्मूले के तहत इस्तीफा देंगे। इसी पे करेंगे अंदर की बात कि आखिर ये नेता कौन और जिनने इस तरह का फार्मूला लागू किया वो क्यों किया और इसके मायने क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रोजमर्रा की तरह हमारे दोनों वरिष्ठ साथी रविंद्र व्यास जी और अशोक शुक्ला जी जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या है बुंदेलखंड की सियासी पारा का अंदर की बात? व्यास जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, अब मैं इसी बात को समझता हूं शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपने पूरा मामला सुना, क्या है पूरा अंदर की बात? अंदर की बात में सबसे पहले तो मैं उनका खुलासा कर दूं कि जिनके इलाके का ये मामला है, ये गोपाल भार्गव जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के। पहले ये मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार ये मंत्री नहीं बन पाए। जी जी। और ये जिस फार्मूले की चर्चा अभी आप दीक्षित जी कर रहे थे, ये फार्मूला इन्होंने अपने समर्थकों के बीच में लागू किया है। इसके दो समर्थक थे, क्योंकि नगर पालिका में जितने भी पार्षद थे सब इन्हीं के पार्षद थे। हाँ हाँ। तो जाहिर है कि अध्यक्ष भी इन्हीं का बनना था। तो उसके लिए समर्थकों के बीच में किसी तरह की टकराहट नहीं हुई, इसके चलते उन्होंने फार्मूला दिया था 2-2 साल का। और उसके चलते पहले इनके समर्थक जो थे उनको अध्यक्ष का पद मिला, और अब जो है दूसरे समर्थक को मिल रहा है, ये मिलने जा रहा है ये पद। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन भी बना पाना पार्टी के भीतर जो है वो एक बड़ी चीज होती, लेकिन ये गोपाल भार्गव जी ने वहां पे कर दिखाया है। और अब इसका क्या असर पड़ेगा भविष्य की राजनीति में, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन ये जो फार्मूला उन्होंने लागू किया और जिसको वहां के जो उनके पार्टी के लोग थे या जो इनके गोपाल भार्गव के जो समर्थक थे, उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। तो मुझे लगता है कि गोपाल भार्गव जी की काफी पकड़ है अपने क्षेत्र में, अपने कार्यकर्ताओं पर। तो एक बड़ी बात है गोपाल भार्गव जी, रविंद्र व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र व्यास जी से और समझेंगे कि आखिर गोपाल भार्गव ने किस क्षेत्र में और कहां पर ये इतनी बड़ी डील कराई है। व्यास जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? गोपाल भार्गव की राजनीति की शुरुआत भी गढ़ाकोटा नगर पालिका से ही मानी जाती है। हालांकि वो छात्र जीवन में भी अपनी राजनीति करना उनका शुरू हो गया था। और यहाँ पे इन्होंने जो समझौता कराया था दिनेश लहारिया और संगीता मनोज तिवारी के बीच में, मामला ये था कि दोनों को आधे आधे समय के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा और उसका पालन भी बगैर किसी लिखित उसके ये आपसी सहमति से ये सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया। दरअसल गोपाल भार्गव इस बार 9वीं बार विधायक चुने गए हैं। लगभग 15 साल वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनका क्षेत्र में काफी प्रभाव रहा है, अभी भी है क्योंकि विधायक हैं। और एक किस्सा याद आता है कि जब शिवराज सिंह और गोपाल भार्गव दोनों जन ढाना हवाई पट्टी पे थे और शिवराज सिंह जाने की जल्दी कर रहे थे,
उसी समय जब इनके समर्थक वहां पे हवाई पट्टी पे पहुंच गए तो गोपाल भार्गव उनसे मिलने पहुंच गए। तो आने के बाद दोनों जन के बीच में बात हुई। बोले भैया इतना देर क्यों कर रहे हो? बोले भैया हमारे भगवान खड़े थे, मैं उनसे पहले मिलने जाऊंगा, आप भले चले जाए। तो एक और भी है कि जब आपने किसी नेता को ऐसा नहीं देखा होगा कि वो पूजा कर रहा हो और कार्यकर्ता उससे जाके सीधे मिल ले। ठीक बात है। तो जो जनता से उनके जुड़ाव का जो तरीका है वो अपने आप में अनोखा है और उसके कारण उनको आज भी वहां पे काफी सम्मान दिया जाता है, उनकी बात को माना जाता है। व्यास जी, मेरे को जहां तक जानकारी है, और चूंकि आप उसको और मेरी बात को अंदर की बात में कंफर्म कर देंगे, कि वहां उनको पांडित्य के कौशल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब वो पांडित्य के कौशल के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उनका यही प्रभाव है कि रहली विधानसभा क्षेत्र जो है ओबीसी बाहुल्य है जी। और उसके बावजूद 9 बार से उस विधानसभा से जीतना, और इस बार तो 72,000 के लगभग वोटों से जीते हम। हाँ। एक बार तो चुनाव प्रचार में ही नहीं गए थे और चुनाव जीत गए थे। चुनाव जीत गए थे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए। ठीक बात है, ठीक बात है। शुक्ला जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। जिक्र किया तो गोपाल भार्गव का, उससे और एक आगे लाइन बढ़ी कि वहाँ संगीता तिवारी को जो है अध्यक्ष बनाया गया, चूंकि 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ था तो उसके लिए। लेकिन किसी क्षेत्र में एक नेता की इतनी साफ गोई और इतनी पकड़ और उसको पूरे कार्यकर्ता मान लें, ये एक नजीर नहीं है क्या शुक्ला जी? बिल्कुल नजीर है और ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पे आप देखें कि पद के लिए किस तरह से झगड़े होते हैं और किस तरह से लोग पार्टी छोड़ देते हैं, लेकिन एक नेता के समर्थक से इतने अनुशासित थी, बहुत बड़ी चीज है। और गोपाल भार्गव के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था, जनसंघ के जमाने से वो जो है चुनाव लड़ते रहे हैं और वो विजयी भी होते रहे हैं, लगातार विजयी होते रहे थे। मुझे ध्यान नहीं आता कि कभी उन्हें जो है पराजय का सामना करना पड़ा होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज है ये। और इस तरह के नेता कहाँ बचे हुए हैं कि जहाँ पे इस तरह के उनके समर्थकों को जैसा वो कहें वैसे ही जो है उसका अनुसरण करने रहे कार्यकर्ता। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब ये क्या कहा जाए, जो नया मंत्रिमंडल बना उसमें गोपाल भार्गव जैसे जो वरिष्ठ नेता थे और संघर्ष के दिनों के साथी रहे पार्टी के, वो तो उनको जो है हाशिए पर रखा गया। उनके समर्थकों के लिए ये थोड़ा निराशा वाली बात जरूर होगी। क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया, देखिए आप ये जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जनता के बीच में भी ये बात कही थी, और इसकी बात में ये बात कंफर्म करेंगे व्यास जी भी। उन्होंने कहा था कि ये मानकर चलिए मेरा आखिरी चुनाव है और कोशिश करिएगा कि मुझे अच्छे से जीत मिले, और हुआ भी वही, परिणाम भी वैसे ही सार्थक आया। लेकिन संगठन ने और पार्टी ने उनको शायद ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और इसीलिए उनकी कई बार तलखी हमें देखने को मिलती है। शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन रहा मैंने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे। हाँ। और चुनाव से पहले जब ये चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में अगर कोई नेतृत्व होता है तो ये जिम्मेदारी किसको मिलेगी, तब गोपाल भार्गव जी ने आगे आकर कहा था कि वो भी इस पद के लिए दावेदार हैं। तो पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और एक इनकी इमेज भी रही है, इनकी छवि भी रही है, साफ सुथरी छवि की नेता माने जाते रहे हैं। इनको कोई तरह के गंभीर आरोप भी नहीं लगे हैं। लेकिन अब ये हाशिए पर है, ये पार्टी की भीतर जो है हाशिए पर है। ये अलग चीज है कि इनके समर्थक आज भी इनको जो है जो की तरह जो है इनको पूछते हैं। जी व्यास जी, पंडित गोपाल भार्गव आखिर चूके कहाँ? पंडित गोपाल भार्गव की चूक का एक बड़ा कारण जो माना जा रहा है कि जो जब सागर का के बड़े नेताओं को मंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी, तो उसमें गोविंद सिंह को मंत्री बनाया गया और इनको ये माना जाता रहा कि ये जो है शिवराज सिंह और के ज्यादा निकट हैं। हाँ। और इसके चलते इनको मंत्रिमंडल से दूर रखा गया।
यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह और ये दोनों जन जो बड़े दावेदार थे, दोनों जन मंत्रिमंडल से इनको दूर रखा गया। अब इनकी तलखी तो अनेक अवसरों पर देखने को मिली है और इन्होंने सीधे सीधे लिख के भी और सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। और कई बार ये भी हुआ कि जैसे अब सागर में जो प्रेसिडेंशियल कॉन्क्लेव था तो कार्यक्रम बीच में ही छोड़ के चले गए थे। बाद में उन्होंने कहा कि हम अपने नाती को लेने जाना था हमें, इसलिए हम चले गए। पर और उसके बाद जो इन्होंने देखा वो ज्यादा विचार नहीं था, इस पे शायद पार्टी ने विचार किया हो या ना किया हो, ये एक अलग बात है। पर उनकी तलखी तो अभी भी यथावत है। वो इस दौरान जैसे वो चुनाव जीते, इतने सारे चुनाव जीते, 15 साल मंत्री रहे, पहली बार उनको उमा भारती ने ये मौका दिया था मंत्री बनाने का और काफी महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे हैं। सामाजिक सरोकार उनका आज भी यथावत चल रहा है। अब तक वो लगभग 20 विवाह समारोह जो 2001 से उन्होंने शुरू किए थे वो कर चुके हैं। लगभग 21,000 कन्याओं का कन्यादान करने वाले शायद वो इकलौते मध्य प्रदेश के विधायक होंगे। पर अब एक तस्वीर का एक नतीजा हाल में ये देखने को मिल रहा है सागर की राजनीति में कि जो भूपेंद्र सिंह और इनकी पहले शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी, पर अब दोनों के बीच में ट्यूनिंग बड़ी अच्छी देखने को मिल रही। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोनों दूध के जले इसलिए छाछ फूक फूक के पी रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों को मोहन ने अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है, इसलिए अब दोनों एक साथ नहीं। तो पहले तो ये तलखी कई बार आपने सार्वजनिक मंचों पर देखी होगी या उस तरह के तेवर देखे होंगे। लेकिन एक अंतिम टिप्पणी और व्यास जी आपसे लूंगा, लेकिन ये तो एक अपने आप में बड़ी नजीरी, जैसे मैंने शुक्ला जी से पूछा है कि ये अगर इस तरह का मैसेज अगर पूरे प्रदेश लेवल पर जाता है कि एक अगर जिम्मेदार नेता अगर इस तरह की कोई पहल करता है तो फिर किसी भी क्षेत्र में इस तरह की विवाद की स्थितियां नहीं निर्मित होंगी। इससे कम से कम गढ़ा कोटा से ये लाइन जो है मुझे लगता है पूरे प्रदेश में जाना चाहिए और प्रदेश के हर नेता को इस बात से अनुसरण करें और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये बात कह रहा हूं मैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इसका मैसेज नेता समझ लें तो एक कई तरह के विवादों से भी बचेंगे। ठीक बात है। अब जैसे गढ़ाकोटा में आप देखिए ना कि सारे के सारे जो पार्षद चुने गए वो एक ही पार्टी के बीजेपी के ही चुने गए। ये केवल गोपाल भार्गव का ही प्रभाव था कि उनके गढ़ाकोटा से सारे विधायक बीजेपी के चुने गए। अब जहां तक इनके आपस की बात है तो इनको ये जो इनका संदेश है वो वाकई में बहुत बड़ा है और लोगों के लिए अनुकरणीय भी है। अब ये लेते किस तरह हैं बाकी लोग और कैसे उनकी जो राजनीतिक कार्यप्रणाली है उसको सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक बात है। शुक्ला जी, इसी खबर पे एक अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा, चूंकि आप बहुत राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बेहतर तरीके से राजनीति को जानते हैं और समझते हैं, जैसा कि व्यास जी ने बताया। देखिए, नेता कई होते हैं, नेता आपने कई देखे हैं, आप अपने क्षेत्र में देखते हैं, अपने प्रदेश में देखे, राष्ट्र में कई नेता देखे, लेकिन ऐसा अनोखा बिरला नेता जिसने 9 बार, जैसा कि आपने भी जिक्र किया और जैसा कि जिक्र व्यास जी भी कर रहे हैं, 9 बार का अजय योद्धा और ऐसा योद्धा जो पार्टी के लिए डट के खड़ा रहता है। कई बार ऐसा हुआ ना हो कि कांग्रेस जैसे दल ने उनको ऑफर ना दिया हो, लेकिन वो टस से मस नहीं है। लेकिन पार्टी में ऐसे कद्दावर नेताओं की अगर कद्र नहीं होगी तो फिर जनता के बीच में तो असंतोष पनपना स्वाभाविक होगा। 2014 से शुरू करूंगा अपनी बात में और फिर इसके बाद में गोपाल भार्गव जी के आगे खत्म करूंगा जी। 2014 के बाद में आडवाणी जी का क्या हुआ? क्या पार्टी को खड़ा करने में उनका कोई योगदान नहीं था क्या? या जिस विचारधारा के चलते आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, उस विचारधारा के जनक कौन थे? ठीक बात है। तो राजनीतिक दलों में आप ये देखिए कि कई बार कुछ बड़े नेता या ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता भी हाशिए पर चले जाते हैं जिनकी पार्टी को खड़े करने में बड़ी भूमिका रहती है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे नेताओं की मिल जाएगी। मैंने देखा कि अब जीवित नहीं है बहुत सारे नेता, जिन रामित गुप्ता थे
और भी बहुत प्यारे लाल खंडेलवाल जी थे, बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे, स्मरण में होंगे, आपके भी होंगे, कि जिनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन एक दूसरी इंदौर बात की अभी जो सांसद आपने रही कही सुमित्रा कि महाजन का भी नाम है उसी में शामिल। सुमित्रा, अरे बहुत सारे नाम है, सुमित्रा महाजन। लेकिन एक चीज आप और देखिए कि फॉलोवर हर पार्टी में होते हैं, मतलब किसी एक नेता के फॉलोवर होते हैं। हम लोगों ने यहीं पे देखा कि किस तरीके से गोविंद नारायण सिंह ने संसद में जब सम्मिलित सरकार बनाई थी तो उनके फॉलोवर चले गए, कांग्रेस से निकल के एक सरकार बन गई। इसी तरह से अभी सिंधिया जी के जो फॉलोवर थे वो उनके साथ में चले गए और फिर शिवराज जी की सरकार की वापसी हो गई। और इस बहुत सारे आप जैसे उमा जी नहीं, के टाइम पे लेकिन तो इसमें मैं बिल्कुल, आपने बहुत मुफीद नाम लिया शुक्ला जी। जिस सत्ता की हरियाली में भाजपा इस समय राज कर रही है, उससे कांग्रेस को बेदखल करने वाली कद्दावर लेडी कहना चाहिए, फायर ब्रांड लेडी कहना चाहिए, उमा भारती ने लोहा लिया। वो और भी हाशिए पर है। वो उनकी स्थिति देखिए क्या है, पार्टी पूछती नहीं है। तो देखिए जी, मैं एक लाइन में बात खत्म करूंगा। एक उपयोगितावाद जो होता है ना, वो सब जगह नजर आता है। पार्टी में जब जिस नेता की उपयोगिता होती है उसको पार्टी आगे करती है, उसके पीछे चलती है, और जैसे उसकी उपयोगिता समाप्त होती है उसको हाशिए पे डाल दिया जाता है। ये मानव स्वभाव ही है ये। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ऐसी है जो कि इससे जो है वितत चल रही हो, इससे अलग हो, इसका नजरिया कुछ अलग दिखता हो। आपकी कोई रिश्ता, आपका कोई समर्पण मायने नहीं रखता है। देखना ये पड़ता है कि आपकी उपयोगिता है कि नहीं है। जैसे उपयोगिता समाप्त होती है आप हाशिए पे फेंक दिए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे आपको ऐसे नाम मिल जाएंगे। ठीक बात। तो अंदर की बात में हमने पहली खबर पे बात करी, बात थी पंडित गोपाल भार्गव की। गोपाल भार्गव ने राजनीति में एक नई नज़ीर पेश की है। नज़ीर पेश इस लिहाज से कह रहे हैं कि वहाँ नगर पालिका का जो अध्यक्ष चुनाना था उस तरह से एक फार्मूला तय किया गया 50-50% का। 50% से तात्पर्य था कि 2.5 साल एक सदस्य राज करेगा और 2.5 साल दूसरे को सत्ता पर, मतलब नगर की सत्ता पर बिठाया जाएगा। और वो खासकर पंडित गोपाल भार्गव ने अपने सामने रहकर ये पाया और उसका कहीं विरोध नहीं हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए बड़े नज़ीर और खासकर नेताओं के लिए, खासकर उन नेताओं के लिए जो इस तरह के विवाद में अक्सर बने रहते हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अंदर की बात में हम दूसरी खबर पर बात करेंगे जो मालवा के सूबे से है। लोकसभा चुनाव में विरोधी दल ने एमपी की आर्थिक राजधानी में सत्ताधारी दल से दो हाथ करने के लिए बम प्लांट किया था, लेकिन बम का बारूद रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने निकाल दिया, इसलिए कि बीच बड़ा उलटफेर हो गया, जिसके बाद विरोधी दल ने अपने ही बम को फुस्सी बम कह दिया था। लेकिन अब विरोधी दल इसी फुस्सी बम के सहारे नजर आया। दरअसल आर्थिक राजधानी में इंटक का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें पदाधिकारियों और वर्कर्स के लंच को लेकर चर्चा है कि पूरी व्यवस्था इन्हीं बम के यहां से हुई। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इंटक का एक बड़ा कार्यक्रम था, पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण था और इसमें जो है इस बम का इस्तेमाल किया गया। तो इसी को समझेंगे अंदर की बात में। शुक्ला जी, क्या है बम और क्या है पूरी कहानी? मामला जो है इंदौर का है, ये मालवा का, जैसा आपने भी बताया जी। और ये अक्षय बम थे। इन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट भी मिली थी, लेकिन एन वक्त पर इन्होंने जो है पाला बदल लिया था और एक तरह से वहां पे वॉकओवर मिल गया था भारतीय जनता पार्टी को। जी। लेकिन अब जैसी अभी खबरें आ रही हैं कि इंटक के एक बड़े कार्यक्रम में जो भोजन की व्यवस्था थी या अन्य जो प्रबंध थे वो इन्होंने किए। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जीतू पटवारी के कभी छर्रे रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, ये शब्द किसी नेता के लिए उचित नहीं होता है, ठीक बात है। लेकिन जब सामान्य जन को कोई बात समझानी होती है तो इन शब्दों का उपयोग हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक बात है। और ये मूलतः ये व्यवसायी हैं और इनके क्या हित रहे होंगे, किसके चलते ये भारतीय जनता पार्टी में गए थे, क्यों गए थे, उसके बहुत सारे कारण होंगे। लेकिन अब ये फिर से एक बार जो है वो कांग्रेस के लिए जो है कहीं भोजन की व्यवस्था करते हुए दिख रहे हैं या पार्टी के कार्यक्रमों में अगर कोई योगदान दिख रहा है तो मुझे लगता है कि फिर ये कोई एक संभावना जो है देख रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि जो व्यक्ति राजनीति में होता है वो अवसरों की तलाश में रहता है। ये फुस्सी बम भले साबित हुए हों लोकसभा चुनाव के दौरान और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी होती है, लेकिन वहां भी इनको कोई बहुत महत्व मिल नहीं रहा है। तो जब आपको कहीं महत्व नहीं मिलता है तो फिर कहीं आपको अपने फैसले पे थोड़ा पश्चाताप भी होता है और शायद फिर कोशिश होती है कि चले हम वहीं चले जहाँ हमें थोड़ा बहुत महत्व मिल रहा था। क्योंकि ये पूंजीपति भी हैं, व्यवसायी भी हैं, इनके पास में संसाधन है। अब ये अपने संसाधनों का जो है उपयोग करके फिर से मुझे लगता है कि कांग्रेस में कहीं कोई ये जगह तलाश रहे हैं। अभी ये कांग्रेस में वापसी तो नहीं करेंगे, लेकिन ये अपनी संभावना जो है कांग्रेस में बनाए रखना चाहते हैं और जिसके चलते ये जो है अभी तक के कार्यक्रम में इन्होंने जिस तरह से भोजन का प्रबंध किया है
या पार्टी को थोड़ा सा आर्थिक मदद देने की इन्होंने जो कोशिश की है, तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये कहीं जीतू पटवारी के प्रभाव में है और उनके ही निर्देश पे इन्होंने सब किया होगा। ठीक बात है। व्यास जी, जैसा कि जिक्र किया शुक्ला जी ने कि अक्षय बम जो है धीरे धीरे उनका दिल जो है, या तो कह रहे हैं कि बर्फ पिघलने लगी है और वो कांग्रेस के नेताओं को अप्रत्यक्ष तौर पर इंटक के कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, कहीं गलबैयाँ करते नजर आ रहे हैं। तो क्या उनको लग रहा है कि उनसे चूक हो गई है, या उनसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, या दोनों ही नाव में सवार होना चाहते हैं? देखिए, शुक्ला जी कह रहे थे कि व्यवसायी हैं तो व्यवसायी तो अपना हित पहले देखता है। ठीक बात है। दरअसल जब ये एम चुनाव के समय बीजेपी में का प्रचार करने लगे थे, तो इसके पीछे 17 साल पुराना इनका एक मामला था। उसको लेकर भी लोगों की चर्चाएं थी कि इसके, क्योंकि इनके हत्या के प्रयास का एक मामला चल रहा है जिसमें काफी अरेस्ट वारंट भी जारी किए गए थे, इसी के चलते इन्होंने चुनाव में पाला बदला था। अब क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि हमारी आ तो गए हम, पर यहाँ हमारी पूंछ परख तो कुछ हो नहीं रही है, ना हमें उस तरह का मान सम्मान मिल रहा है, तो बेचारे फिर से अपना प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह का जहाँ थे वहाँ पे हमारा वजूद यथावत बना रहे, इसी दौड़ में ये लगे हुए हैं। और यही कारण है कि भोजन पानी जो व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जी शुक्ला जी, इसी खबर पे एक अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो कांग्रेस का बम था, अब वो भाजपा के साथ बमबारी कर रहा है। ये अलग बात है कि अब वो बम कितना मजबूत है और कितना ताकतवर बचा होगा, ये तो ये तो वही जानता होगा। लेकिन क्या कैलाश जी ने जो इस पूरे बम को प्लांट किया था, इस बम को प्लांट करने के बाद क्या बम अब वापस जो है कांग्रेस के कैंप में जाएगा, या कैलाश जी की गोद में ही बैठा रहेगा? अब ये बम बचा कहाँ है, ये नाम का बम रह गया है। हाँ। और जैसे अभी इसी चर्चा में कई बार जिक्र आया कि साहब ये फुस्सी बम साबित हुए। हाँ। फुस्सी बम इस लिहाज से साबित, मतलब कांग्रेस ने इनको फुस्सी बम कहा था उस समय जब ये अक्षय बम जो है बीजेपी के लिए इन्होंने अपनी जो टिकट थी वो विड्रॉ कर ली थी, उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया था। हाँ। तब इनको ये संज्ञा मिली थी कि साहब ये फुस्सी बम है। हाँ। तब आप समझते हैं कि फुस्सी बम की उपयोगिता कहाँ होती है, कहीं उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। हाँ। और बम वगैरह भी जो होते हैं खास अवसरों पे चलते हैं, और उसके बाद में फिर उनको कौन पूछता है। दीपावली के टाइम पे बहुत बम चले होंगे और बम का उस समय महत्व भी रहा होगा, लोगों ने घर में रखे भी होंगे, उनका उपयोग भी किया होगा। लेकिन अब दीपावली के बाद में आपको कहीं बम नजर आते हैं क्या? तो राजनीति में भी ये सब होता है। देखिए, आप भी बेहतर समझते हैं कि उस वक्त जो है एक माहौल था, और कैलाश विजयवर्गीय चूंकि उनका ही वो पूरा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र में उनकी एक बड़ी भूमिका रहती चुनाव में। पहले कभी सुमित्रा महाजन जी की भी रहा करती थी, और भी बहुत सारे नेता थे वहां पर। तो कैलाश जी ने इसको किया था। अब इसकी कोई उपयोगिता भी नहीं बची है, इसका कोई महत्व भी नहीं बचा है, तो इसको छोड़ दिया गया है कि कहीं जाए, ये लुढ़क कर चाहे कांग्रेस में चला जाए या बीजेपी में बने रहे। तो बीजेपी में बना रहे हैं, बीजेपी बम तो रह नहीं गए हैं, नाम के बम है, नाम के बम है। तो ऐसे बमों को आप समझते हैं कि क्या? अब देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सुरेश पचौरी गए, वो भी मतलब तथाकथित तौर पर जो है कोई राजनीतिक बम की हैसियत रखते थे। जब गए थे तो बड़ा शोर हुआ कि सुरेश पचौरी जो है वो बीजेपी में थे। वहां उनकी क्या स्थिति है? और तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो अक्षय बम की भी अब कहीं कोई चर्चा ज्यादा बीजेपी के अंदर तो ज्यादा चर्चा नहीं है, चाहे ये इंटक के जुटाएं या वहीं जाकर बैठ जाए, तो भी बीजेपी को क्या अंतर बनता है। ठीक बात है। तो अंदर की बात में रविंद्र व्यास जी और अशोक शुक्ला जी, आप दोनों का ही धन्यवाद। तो हमने जिस तरह बात करी इंदौर की, इंदौर में अक्षय बम का धीरे धीरे इस समय मन जो है कांग्रेसी नेताओं की तरफ पिघलता नजर आ रहा है, लेकिन वो कितना कारगर होगा, क्योंकि उनने जिस तरह का वाकया लोकसभा के चुनाव के दौरान किया था, उसके बाद से कई दिग्गज नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके उनकी जो है नरम दिली कांग्रेस के प्रति देखने को मिली है। आज अंदर की बात में इतना ही, फिर नए मुद्दे के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए डीएन न्यूज़। नमस्कार। सर्दी बहुत भयानक है।